हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मोनोपोली इक्विलिब्रियम एंड लॉज ऑफ कॉस्ट यानी कि एकाधिकारी संतुलन और लागत के नियम के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही हमने मेज़रमेंट ऑफ मोनोपोली पावर यानी कि एकाधिकारी शक्ति का माप कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता का कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन किस तरह से किया जा सकता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मल्टी प्लांट मोनोपोली के बारे में, यानी कि बहु प्लांट एकाधिकार क्या होता है। मल्टी प्लांट मोनोपोली या बहु प्लांट एकाधिकार में क्या होता है कि जो मोनोपोलिस्ट है, एकाधिकारी है, वो एक से अधिक प्लांट का प्रयोग करके प्रोडक्शन करता है। यानी कि जब मोनोपोलिस्ट एक से ज़्यादा प्लांट का प्रयोग करके प्रोडक्शन करता है तो उसे मल्टी प्लांट मोनोपोली कहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट को ये निर्णय लेना होता है कि किस प्लांट से कितना उत्पादन करे और उसे किस कीमत पर वो मार्केट में बेचे ताकि उसके प्रॉफिट मैक्सिमम हो। मोनोपोलिस्ट को ये निर्णय लेना होता है क्योंकि मल्टी प्लांट मोनोपोली की सिचुएशन में वो एक से ज़्यादा प्लांट का प्रयोग करके प्रोडक्शन कर रहा है। किस प्लांट से कितना प्रोडक्शन करे, किस कीमत पर बेचे ताकि उसके प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ये डिसीज़न मोनोपोलिस्ट ने लेना है। ये जो मल्टी प्लांट मोनोपोली है ये कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, कुछ मान्यताओं के ऊपर आधारित है। एजम्पशंस क्या है? पहली एजम्पशन ये ली जाती है कि मोनोपोलिस्ट, हम ये मान के चलते हैं कि वो दो प्लांट का प्रयोग कर रहा है, प्लांट ए और प्लांट बी। दो से ज़्यादा प्लांट लेंगे तो हमारा डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि मोनोपोलिस्ट दो प्लांट का प्रयोग कर रहा है, प्लांट ए का और प्लांट बी का प्रयोग कर रहा है। दूसरा है कि प्लांट ए, हम ये मान के चलते हैं प्लांट बी के कंपैरिजन में ज़्यादा कुशल है, ज़्यादा एफिशिएंट है, हम ये मान के चलते हैं। और तीसरी बात, हम ये मान के चलते हैं कि जो मोनोपोलिस्ट है उसको मार्केट के डिमांड की पूरी जानकारी है, मार्केट में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है ये इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखता है। हम ये तीन एजम्पशंस को लेकर मल्टी प्लांट मोनोपोली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मल्टी प्लांट मोनोपोली की सिचुएशन में प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन यानी कि कीमत उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है इसको हमने डायग्राम से समझना है। कैसे प्राइस आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है? एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट लिया, वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ये हमने लाइन डाली एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू को पता है डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कह दो या डिमांड कह दो। इसके नीचे हमने डाला मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि मल्टी प्लांट मोनोपोली की सिचुएशन में जो मोनोपोलिस्ट है हम ये मान के चल रहे हैं कि वो दो प्लांट यूज़ कर रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं ये पहले प्लांट का मार्जिनल कॉस्ट है, प्लांट ए का मार्जिनल कॉस्ट है। फिर हम ये मान के चल रहे हैं ये मार्जिनल कॉस्ट प्लांट बी का है। फिर उसके बाद हम एक कंबाइंड ले रहे हैं, यानी कि ये मार्जिनल कॉस्ट प्लांट ए और प्लांट मार्जिनल कॉस्ट प्लांट बी का ये कंबाइंड है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? आपको पता है कि जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। तो कंबाइंड मार्जिनल कॉस्ट देखो, मार्जिनल कॉस्ट ए, मार्जिनल कॉस्ट बी, ये कंबाइंड इस मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ कट कर रहा है, तो ये हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट मानेंगे। यहाँ से हम लाइन नीचे की तरफ डाल देंगे और इसी लाइन को आगे एवरेज रेवेन्यू तक एक्सटेंड कर देंगे। एवरेज रेवेन्यू तक हमने एक्सटेंड कर दिया, इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन किया जा रहा है ओ क्यू, और ये एवरेज रेवेन्यू को जहाँ कट कर रहा है यहाँ से लाइन आपने कॉस्ट रेवेन्यू की तरफ डाल दी। ओ क्यू प्रोडक्शन ओ पी कीमत के ऊपर मार्केट में बेचा जा रहा है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये जो मोनोपोलिस्ट है, एकाधिकारी है, प्लांट ए से कितना प्रोडक्शन करेगा, प्लांट बी से कितना प्रोडक्शन करेगा। मोनोपोलिस्ट क्या करता है, क्योंकि हमने ये माना कि जो प्लांट ए है वो बी के कंपैरिजन में एफिशिएंट है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्ट को क्या देखना है, कितना प्रोडक्शन करेगा, वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि मार्जिनल कॉस्ट जो प्लांट ए की है वो मार्जिनल कॉस्ट प्लांट बी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये इसके बराबर होनी चाहिए, दोनों की कॉस्ट बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट ए, अगर मार्जिनल कॉस्ट प्लांट ए की कम है मार्जिनल कॉस्ट प्लांट बी से,
यानी कि मार्जिनल कॉस्ट प्लांट बी ए से ज़्यादा है, तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, ही विल ट्रांसफ़र प्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट बी टू प्लांट ए, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ए प्लांट की कम है, मार्जिनल कॉस्ट प्लांट बी की ज़्यादा है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्लांट इज़ लेस देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट बी, यानी कि बी की मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है। ही विल ट्रांसफ़र प्रोडक्शन फ्रॉम प्लांट बी टू प्लांट ए, ठीक है। और तब तक ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक ही विल ट्रांसफ़र टिल ही विल ट्रांसफ़र टिल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट ए इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट बी। जब तक दोनों के मार्जिनल कॉस्ट बराबर नहीं हो जाती तब तक वो ट्रांसफ़र करता रहेगा, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देखिए कि ये जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ कट कर रही है, ठीक है। यहाँ से लाइन आप सीधा आगे की तरफ ले जाओ, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये लाइन मार्जिनल कॉस्ट, ये जो लाइन है ये मार्जिनल कॉस्ट प्लांट ए का, इसको थोड़ा नीचे बनाएं, क्योंकि ये हमारा कितना प्रोडक्शन करेगा, वो मार्जिनल कॉस्ट प्लांट ए का थोड़ा हमें नीचे डालना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको कट कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया मार्जिनल कॉस्ट प्लांट ए का, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ आ रहा है, इसके बिल्कुल बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देखो ये जो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ पर कट कर रही है, और ये लाइन हमने यहाँ आगे की तरफ डाल दी। मान लो इसका नाम हमने दे दिया आर, तो ये लाइन मार्जिनल कॉस्ट बी को, बी के मार्जिनल कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। इससे लाइन हमने नीचे डाल दी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपका ओ क्यू बी, यानी कि बी प्लांट की मार्जिनल कॉस्ट आ गई, बी प्लांट का ये आपकी प्रोडक्शन हो गया ओ क्यू बी। ये मार्जिनल कॉस्ट ए को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। यहाँ से लाइन आपने नीचे डाल दी, इससे हमें पता चलेगा ए प्लांट का प्रोडक्शन कितना है, ओ क्यू ए, ठीक है। और इस आर पॉइंट के ऊपर हम देख रहे हैं कि दोनों प्लांट की मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, प्लांट ए प्लांट बी, ये दोनों देखो बराबर हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं एट पॉइंट आर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्लांट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बी प्लांट, दोनों के बराबर है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि जिस प्लांट की मार्जिनल कॉस्ट कम होती है तो मोनोपोलिस्ट उस प्लांट में प्रोडक्शन दूसरे प्लांट से ट्रांसफ़र करता रहता है, और तब तक करता रहता है जब तक दोनों की मार्जिनल कॉस्ट बराबर नहीं हो जाती। आर पॉइंट पे दोनों की मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, ये लाइन सीधी आ रही, आर पे बराबर है। ऐसी सिचुएशन में वो ए प्लांट से कितना प्रोडक्शन करेगा, यानी कि ए प्लांट से वो ओ क्यू ए प्रोडक्शन करेगा, और बी प्लांट से ओ क्यू बी प्रोडक्शन करेगा, और ओ क्यू ए और ओ क्यू बी किसके बराबर हो जाएगा, ये ओ क्यू के बराबर है। ये टोटल प्रोडक्शन है, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रही है। ये आपका हो गया टोटल प्रोडक्शन ओ क्यू। इस ओ क्यू में ओ क्यू ए प्लांट ए का प्रोडक्शन हो गया, ओ क्यू बी प्लांट बी का प्रोडक्शन हो गया, और इतना प्रोडक्शन करने पर दोनों की मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है। और ऐसा जब होता है तो ऐसे सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट के जो प्रॉफिट होंगे वो मैक्सिमम होंगे। तो हमें क्या पता चला, एक मोनोपोलिस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट वहीं पर अर्न करेगा जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट ए और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट बी दोनों बराबर होगी, ठीक है। ओ आर पे मार्जिनल कॉस्ट दोनों प्लांट की बराबर है और उसके प्रॉफिट मैक्सिमम होंगे। तो इस तरह से प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मल्टी प्लांट मोनोपोली होता है। प्राइस कितनी डिटर्मिन हुई है, ओपी, ठीक है। और दोनों कितना प्रोडक्शन करेंगे, ओ क्यू ए और ओ क्यू बी, और टोटल प्रोडक्शन होगा ओ क्यू, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट को मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे। ये हमारा हेडिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कीमत विभेद क्या होता है। कीमत विभेद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न क्रेताओं को, भिन्न भिन्न बायर्स को अलग अलग कीमत के ऊपर जब अपने प्रोडक्ट को बेचता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है।
तो क्या बताया, जब डिफरेंट प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को बेचा जाता है तो वो कहलाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोलिस्ट अलग अलग बायर को अलग अलग कीमत के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन हमने याद करनी है। डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी है कोट्स वाइनस की। कोट्स वाइनस ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे डिफाइन किया है। कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, यह वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु विभिन्न खरीदारों को विभिन्न कीमत पर बेची जाती हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट बायर्स। जब प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उस प्रोडक्ट को जो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट है, भेदमूलक एकाधिकारी है, डिफरेंट बायर्स को डिफरेंट प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को अगर बेच रहा है तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन कहलाती है। ये डेफिनेशन कोट्स वाइनस ने दी है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कीमत विभेद के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। कीमत विभेद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितने प्रकार का होता है। कीमत विभेद यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 प्रकार का होता है। पहला है व्यक्तिगत कीमत विभेद यानी कि पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, जो मोनोपोलिस्ट है डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट प्राइस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को बेचता है। जैसे आप देखो, डॉक्टर है, किसी से फीस उसको लगता है कि कोई व्यक्ति फ़ीस ज़्यादा नहीं दे सकता तो उससे कम ले लेता है। गरीब व्यक्ति से फ़ीस कम ले लेता है, लेकिन उसको लगता है दूसरा पेशेंट जो ज़्यादा प्राइस दे सकता है उससे वस्तु की कीमत ज़्यादा ले लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत कीमत विभेद यानी कि पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरह से आप लॉयर देखो, लॉयर भी डिफरेंट अपने क्लाइंट से अलग अलग फ़ीस लेता है, किसी से ज़्यादा लेता है, किसी से कम लेता है। तो पर्सन टू पर्सन जब डिफरेंट प्राइस लिया जाए, डिफरेंट फ़ीस ली जाए तो उसको पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। दूसरा आता है भौगोलिक कीमत विभेद यानी कि जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, जब एरिया अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पर वस्तु की कीमत अलग अलग ली जाती है, उसको जियोग्राफिकल या भौगोलिक कीमत विभेद कहा जाता है। यानी कि जब मोनोपोलिस्ट को लगता है कि किसी जगह कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन उसको लगता है कि नहीं है, वहाँ कीमत ज़्यादा ले लेता है। जिस जगह उसको लगता है कि कंपटीशन है वहाँ प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देता है। ठीक है, तो जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जगह के हिसाब से चेंज होता है तो उसको जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या भौगोलिक कीमत विभेद कहा जाता है। तीसरा हमारा आता है उपयोग कीमत विभेद यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज़। जब प्रयोग के आधार पर वस्तु की कीमत अलग अलग वसूल की जाती है तो उसको उपयोग कीमत विभेद के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट पर यूनिट, अगर ये बिजली इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड की जाती है, एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड की जाती है या कमर्शियल यूज़ के लिए प्रोवाइड की जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट रेट कम लिया जाता है। लेकिन यही अगर बिजली डोमेस्टिक कामों के लिए दी जाती है तो डोमेस्टिक कामों के लिए बिजली का रेट ज़्यादा लिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपयोग कीमत विभेद यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज़। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है कीमत विभेद की शर्तें, कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कीमत विभेद के लिए क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहला पॉइंट आता है एकाधिकार का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली। कीमत विभेद के लिए ज़रूरी है कि मार्केट में मोनोपोली की सिचुएशन हो, तभी तो मोनोपोलिस्ट भिन्न भिन्न लोगों से वस्तु की भिन्न भिन्न कीमत लेगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट में मोनोपोली ही नहीं है तो वो वस्तु की कीमत ज़्यादा ले ही नहीं पाएगा। अगर वो वस्तु की कीमत ज़्यादा लेता है, दूसरा सेलर वस्तु की कीमत कम लेता है तो बायर दूसरे सेलर से ख़रीद लेंगे। पहले वाले सेलर से जो ज़्यादा कीमत ले रहा है उससे प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करेंगे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ज़रूरी है कि मोनोपोली एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, एकाधिकार का अस्तित्व होना चाहिए मार्केट में। दूसरा इसमें पॉइंट आता है पृथक बाज़ार यानी कि सेपरेट मार्केट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है कि जिन दो बाज़ारों में मोनोपोलिस्ट अपना प्रोडक्ट बेच रहा है वो बाज़ार दूर दूर होने चाहिए। ठीक है, जैसा एक दिल्ली का बाज़ार और एक रेवाड़ी का बाज़ार।
अब कोई भी व्यक्ति दिल्ली का व्यक्ति रेवाड़ी में आकर, अगर रेवाड़ी में कम कीमत पे माल बिक रहा है तो वो रेवाड़ी में आकर माल नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका आने का समय उसको लगेगा, उसका आने का किराया लगेगा। तो जितना उसको कम कीमत पे माल मिल रहा है उससे ज़्यादा तो उसका खर्चा हो जाएगा, समय भी लगेगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों जो मार्केट हैं वो अलग अलग हों, यानी कि एक मार्केट से बायर दूसरे मार्केट में ना पहुंच सके, इजीली ना पहुंच सके, जल्दी से ना पहुंच सके, तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। कोई भी विक्रेता दिल्ली के बाज़ार से आकर रेवाड़ी के बाज़ार में स्पेशल प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। या अगर दोनों बाज़ार नज़दीक होंगे तो बायर एक मार्केट से दूसरी मार्केट में इजीली जाके माल खरीद लेगा। जहाँ सस्ता माल मिल रहा है, महंगे बाज़ार से महंगे बाज़ार को छोड़कर सस्ते बाज़ार में चले जाएगा, अगर मार्केट दोनों नज़दीक है। लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए पॉसिबल है कि दोनों मार्केट अलग होनी चाहिए और दूर होनी चाहिए, ताकि एक बाज़ार का क्रेता दूसरे बाज़ार में आकर माल को ना खरीद पाए। तीसरा हमारा आता है मांग की लोच में अंतर, यानी कि डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सेलर तभी करेगा अगर दोनों बाज़ारों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग है। यानी कि एक बाज़ार में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, लोचदार होनी चाहिए, और दूसरे बाज़ार में मांग की लोच इन इलास्टिक हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जिस बाज़ार में वस्तु की मांग लोचदार है उसमें वो क्या करेगा, वस्तु की कीमत कम रखेगा, क्योंकि अगर वो कीमत ज़्यादा रखेगा तो लोग खरीदेंगे ही, ठीक है। और दूसरे बाज़ार में वस्तु की मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब है कि अगर कीमत ज़्यादा भी रख दी जाती है तो भी लोग माल खरीद रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इलास्टिक बाज़ार में, लोचदार बाज़ार में अगर वो कम कीमत पे माल बेच रहा है और उसको जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान की पूर्ति उसको दूसरे बाज़ार में हो जाएगी, इन इलास्टिक डिमांड में हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो वस्तु की कीमत ज़्यादा वसूल कर रहा है, फिर भी लोग माल खरीद रहे हैं, ओवरऑल तो उसको फ़ायदा ही होगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ज़रूरी है कि जिन दो मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, दोनों मार्केट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बाज़ार के विभाजन एवं उप विभाजन का खर्चा न्यूनतम। इसका मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर इन डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग मार्केट टू बी मिनिमम। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो तभी प्रॉफिटेबल होगा अगर वो दूसरे बाज़ार में भी अपना माल बेच रहा है तो दूसरे बाज़ार में वहाँ मार्केट एस्टेब्लिश करने का खर्चा उसका कम से कम होना चाहिए। मान लो दूसरे बाज़ार में जाए, मार्केट एस्टेब्लिश करे और उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कीमत तो उसको इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही, तो ओवरऑल तो उसको नुकसान ही होगा। मार्केट सेटअप करने का खर्चा उसका ज़्यादा है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही, तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। अगर मार्केट को सेटअप करने का उसका खर्चा मिनिमम है, कम से कम है, यानी कि जितनी प्राइस वो दूसरे मार्केट में ले रहा है उससे भी कम मार्केट एस्टेब्लिश करने का खर्चा है, तो उसको फ़ायदा है। लेकिन मार्केट एस्टेब्लिश करने का खर्चा ज़्यादा हो और प्राइस उससे भी कम मिले तो उसको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आज्ञा द्वारा वस्तु उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी टू ऑर्डर। यानी कि जब मोनोपोलिस्ट आज्ञा के द्वारा वस्तु का उत्पादन करता है, यानी कि कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो प्रोडक्शन करता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने में सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है। कैसे सफल हो जाता है? जैसे फर्नीचर बनता है, फर्नीचर एक हम मार्केट में रेडीमेड परचेज़ करें, बना बनाया परचेज़ करें, दूसरा है कि हम ऑर्डर देकर बनवाएं। तो ऑर्डर देकर जो हम फर्नीचर बनवाते हैं वो महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें जो फर्नीचर बनाने वाला व्यक्ति है वो ये कहता है कि मैंने जो मटेरियल लगाया है, लकड़ी लगाई है, और जो मटेरियल उसके अलावा लगाया है उसकी क्वालिटी तो मैंने बहुत बढ़िया लगाई है, इसलिए मेरे फर्नीचर का रेट मार्केट में मिल रहे फर्नीचर के रेट से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाया है, लकड़ी लगाई है और चीज़ें लगाई हैं, और मार्केट में जो फर्नीचर मिल रहा है उसकी लकड़ी तो घटिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ऑर्डर देकर प्रोडक्शन करवाया जाता है तो भी मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने में, कीमत विभेद करने में सफल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कानूनी स्वीकृति। कानूनी स्वीकृति का मतलब क्या है? लीगल सैंक्शन। कई बार कानून खुद परमिशन देता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए,
जैसे गवर्नमेंट कमर्शियल पर्पस के लिए जब बिजली देती है तो कमर्शियल पर्पस के लिए बिजली ज़्यादा रेट के ऊपर देती है, कम रेट के ऊपर देती है। वही बिजली अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए दी जाए तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए बिजली का रेट ज़्यादा होता है। कई बार कानून खुद ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो कई बार कानूनी रूप से ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वस्तु विभेद यानी कि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे व्यक्ति के प्रोडक्ट से अलग करके भी कीमत ज़्यादा लेने में कई बार सफल हो जाता है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन वो किस तरह से करता है, जैसे मान लो वो पैकिंग अलग कर दे, ऊपर से पैकिंग बहुत ही सुंदर बना दी, अंदर तो प्रोडक्ट सेम है, पैकिंग अलग दिखा देता है, ठीक है, ज़्यादा कीमत लेने में सफल हो जाता है। कई बार क्या पड़ता है कि वो प्रोडक्ट नेम ही चेंज कर देता है, प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दिया, लेकिन अंदर से तो प्रोडक्ट सेम है, नाम ही तो बदला है, अंदर से तो प्रोडक्ट सेम है। इस तरह से वो डिस्क्रिमिनेशन करके ज़्यादा कीमत लेने में कई बार सफल हो जाता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमने पढ़ना है कीमत विभेद कब लाभदायक है। व्हेन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल। कीमत विभेद करने से मोनोपोलिस्ट को फ़ायदा कब होगा, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की कीमत लोच दो बाज़ारों में अलग अलग है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होगा। क्या बताया, अगर दो बाज़ारों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होगी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने से फ़ायदा होगा, ठीक है। जब दोनों बाज़ारों की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग होगी तो दोनों बाज़ारों से मार्जिनल रेवेन्यू भी अलग अलग ही मिलेगा। प्राइस इलास्टिसिटी दोनों की अलग होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हमें अलग मिलेगा, यानी कि एक मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू अधिक होगा और दूसरी मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू होगा कम। ऐसी सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, जिस मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू उसको कम मिल रहा है वो क्या करेगा, वहाँ से प्रोडक्ट को निकाल कर दूसरे मार्केट में लेकर जाएगा जहाँ उसको मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, ठीक है। यानी कि एक मार्केट से प्रोडक्ट को निकाल कर दूसरे मार्केट में ले जाएगा और वहाँ अपने प्रोडक्ट को बेचेगा। और ये काम वो कब तक करता रहेगा, ये काम तब तक करता रहेगा जब एक मार्केट से प्रोडक्ट निकाल कर दूसरे मार्केट में वो तब तक लेकर जाएगा जब दोनों बाज़ारों से मिलने वाली मार्जिनल रेवेन्यू जब तक बराबर नहीं हो जाती। यानी कि जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मार्केट ए, मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट बी, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो ऐसी सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट को अधिक फ़ायदा होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल कब है। पहली बात, दोनों बाज़ारों की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग होनी चाहिए, और जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच अलग होगी तो दोनों बाज़ारों से मिलने वाला मार्जिनल रेवेन्यू अलग होगा, और जिस बाज़ार से उसको मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा होगा वो उस बाज़ार में अपना माल ज़्यादा लेकर जाएगा, और जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू उसको कम मिल रहा है वहाँ से अपना माल निकाल लेगा और उसको दूसरे मार्केट में लेके जाएगा जहाँ उसको मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और कम मार्जिनल रेवेन्यू वाली मार्केट से माल निकालकर दूसरे मार्केट में माल वो कब तक लेकर जाएगा, जब तक दोनों बाज़ारों से मिलने वाली मार्जिनल रेवेन्यू बराबर नहीं हो जाती। जब दोनों बाज़ारों से मिलने वाली मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाएगी तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इसको हम एक फार्मूले से समझ रहे हैं कैसे प्रॉफिट उसको मैक्सिमम होगा। फार्मूला ये याद रखना है आपने, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फार्मूला आपने लर्न करना है। जब लास्ट सेमेस्टर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर हमने किया था उसमें ये फार्मूला हमने सीखा था। मान लीजिए मार्केट प्राइस मार्केट ए और मार्केट बी दोनों में 10 रुपये है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों मार्केट की अलग है, मार्केट ए में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, मार्केट बी में 5 है। तो ये फार्मूला यूज़ कर, फार्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, मल्टीप्लाई करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट ए की कितनी होगी, ये फार्मूला यूज़ करके कर,
तो एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस ही होता है, ठीक है। प्राइस 10 रुपये है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्केट ए की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, -1 डिवाइडेड बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2। अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो ये हमारी कितनी आ गई, 5। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट ए से कितना मिल रहा है, 5। अब ऐसे दूसरा निकालो, मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट बी का, एवरेज रेवेन्यू का तो मतलब है प्राइस तो दोनों मार्केट में सेम है, 10 है, ये 10 है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों की अलग है। मार्केट बी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी कितनी है, 5 है। 5 माइनस 1 और ये डिवाइडेड हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि 5, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन करो, ये हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ गया, 4/5 यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, 5 2 10 यानी कि टोटल आ गया 8। यानी कि मार्केट बी में मार्जिनल रेवेन्यू 8 मिल रही है, मार्केट ए में मार्जिनल रेवेन्यू 5 मिल रही है। तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, बी में मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा मिल रही है तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, ए मार्केट से अपने प्रोडक्ट को निकाल कर बी मार्केट में लेके आएगा, क्योंकि यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू उसको ज़्यादा मिल रहा है। ए मार्केट से प्रोडक्ट निकाल कर बी मार्केट में तब तक लाता रहेगा जब तक मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट बी के बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये करता रहेगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो ऐसी सिचुएशन में मोनोपोलिस्ट को सबसे अधिक फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इसके साथ मोनोपोलिस्ट को कब फ़ायदा होगा, व्हेन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल, ये हमारा हेडिंग कंप्लीट हो गया। इतना ही आपने आज लर्न करना है और कल हम पढ़ेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, यानी कि भेदमूलक एकाधिकार की स्थिति में कीमत उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है। इस हेडिंग को हम कल पढ़ेंगे।